आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि राठौर और वक्त हो चला है आज की खास खबरों का। आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर पाया। ये संयोग है या दैव योग है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं न कहीं मैं इतना जरूर मानता हूं कि पिछले जन्मों के कुछ पुण्य का फल जरूर है कि आज मुझे इस सौभाग्यशाली समारोह में शामिल होने का सौभाग्य है। इस शुभ अवसर पर गीता प्रेस से जुड़े सभी लोगों, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबको मैं बधाई देता हूं। यहां पर आने से पूर्व मुझे गीता प्रेस के सभी कर्मचारियों से मिलने का भी अवसर मिला। मैंने उनकी निष्ठा, ईमानदारी और सद्भावना इस प्रेस के लिए जो मैंने देखी वो अद्वितीय थी। उनकी निष्ठा, उनका अनुशासन, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके पश्चात मुझे लीला चित्र मंदिर के भ्रमण का भी सुअवसर प्राप्त और मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि ये कल्पना जिन चित्रों को सार्थक रूप दिया है वो किसी इंसान की नहीं हो सकती है। ये कल्पना तो किसी दैव योग से ही, जिन चित्रकारों ने भी बनाया है उसे अद्भुत। और एक गीता की पांडुलिपि का भी मुझे देखने का सौभाग्य मिला, उसको दूरबीन से दिखाया गया। मैं हैरान था, एक छोटी सी एक लगभग 6 इंच के डायामीटर वो पूरी गीता का समायोजन किया गया है। ऐसा कौन सा इंसान तो नहीं हो सकता है। यदि यह इंसान होगा तो इंसान के रूप में उस पर भगवान की कृपा जरूर रहेगी। अभी मेरे मन में विचार आया था कि ये जो बड़े बड़े काम होते हैं इस संसार में, उसके पीछे दैवी शक्तियां होती हैं। और जब हनुमान जी का नाम आता है तो वो चाहे रामचरितमानस का हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो, दोनों युद्धों में, दोनों क्षेत्रों में हनुमान जी की अपना योगदान है। उनके योगदान के बिना ये दोनों कार्य पूरे नहीं हो सकते। और मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि गीता प्रेस को भी आगे ले जाने में हनुमान जी की ही कृपा है, अर्थात हनुमान प्रसाद पोद्दार। आज मुझे एक और प्रसन्नता हुई। जब मैं यहाँ आया, कई कार्यक्रमों में जाना संभव होता है, तो अपने देखता हूँ अपनी बहनों और बेटियों के बारे में, सोचता हूँ उनकी संख्या कम होती है और होती भी है तो कभी पीछे बैठने को मिलता है। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला कि कम से कम आप लोगों ने न केवल स्थान दिया बल्कि अपने से भी एक ऊंचा स्थान दिया। और इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वो न केवल एक दैवी गुण या सद्गुण के कारण ही हो सकती है, जिस किसी के भी मन में आया होगा। अन्यथा एक इसका दूसरा रूप भी हो सकता था कि उनको आगे बिठा दिया जाता और ट्रस्टी लोगों को वहां बिठा दिया जाता। एक ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इन ट्रस्टीज का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जिनकी इस प्रकार की सोच रही कि उन्होंने सोचा कि शायद ये मातृशक्ति की जो ऊर्जा है वो हमसे भी बढ़कर है, उनको उच्च स्थान की वो हकदार है। देवी और सज्जनों, भारत का इतिहास प्राचीन काल से ही अध्यात्म और धर्म से जुड़ा हुआ है।
हमारे देश के सम्राटों ने, राजा महाराजाओं ने प्रायः अपने अनुशासन में धर्म का भी पालन किया और कहा कि ये जाता था कि धर्म और शासन दोनों एक साथ चलते, दोनों एक दूसरे के पूरक होते। आज वो दृश्य हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आदरणीय योगी जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं और गोरख पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। ये एक व्यक्ति में ये दोनों चीजों का समाहित होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धर्म और अनुशासन के समागम से हमारी भारतीय संस्कृति का अद्वितीय और अनुपम स्वरूप उभरता है। इस अनुपम संस्कृति को संपूर्ण विश्व में सराहा भी है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत की संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों से अविरत चलती आ रही है और भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन चुकी है। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को जन जन तक ले जाने में गीता प्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने प्रकाशन के माध्यम से गीता प्रेस ने हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक प्रसंगों को जनमानस तक पहुंचाया। मुझे बताया गया है कि गीता प्रेस की स्थापना के पीछे मंशा थी गीता का प्रचार प्रसार और जन जन में भगवत प्रेम जागृत करना। इस कार्य को आरंभ करने का श्रेय श्री जयदयाल गोयनका जी को जाता है। श्री जयदयाल गोयनका जी को सेठ जी के नाम से वो पुकारा जाता था। मुझे बताया गया कि ये उपनाम उनको संबोधन हेतु स्वामी श्री राम सुखदास जी ने दिया था, जो उनके सभी अनुयायियों में प्रचलित हो गया। देवी और सज्जनों, भगवत गीता में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका मैं इस सभा में जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। यम इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां गत्वा मामेव ऐषति असंशयः। अर्थात अध्यक्ष भक्ति से जो व्यक्ति इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों से कहेगा कि भगवान कृष्ण ने कहा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी श्लोक में आगे की पंक्तियों में ये भी स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति से न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न ही उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर का कोई होगा। संभवतः इसी श्लोक के प्रेरणा स्वरूप सेठ जी ने कोलकाता में अपने कार्य के साथ ही सत्संग करना प्रारंभ किया। इन सत्संग सभाओं में गीता पाठ किया जाता था। उनकी यह सत्संग सभा क्रमशः लोकप्रिय होती गई और सत्संगों में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी। सभी साधकों को स्वाध्याय हेतु गीता ग्रंथ की आवश्यकता थी, परंतु गीता की पुस्तक जो शुद्ध रूप और सही अर्थ से युक्त हो और सस्ती भी हो। इस वर्ष में अमृत महोत्सव वर्ष में हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अमृत सरोवर के चारों तटों पर हम व्यापक पैमाने पे अच्छा वृक्षारोपण करें। पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, आम या उस प्रकार के वृक्षों को, मौलश्री है या अन्य तमाम ऐसे वृक्षों को हम लगा सकते हैं जो वहां पर गांव के लिए छायादार भी हो, अच्छे फलदार भी हो, इमारती लकड़ी भी प्रदान कर सकते हो और भी अन्य प्रकार से उपयोगी बन सकते हो। इसलिए हर ग्राम पंचायत 75 वृक्ष लगाने की कार्रवाई इस अवसर पर जरूर, वन महोत्सव के अवसर पर जरूर करेंगे। हर ग्राम पंचायत अभी से जमीन चिन्हित करके अमृत सरोवर के तटों पर, और हम लोग किसी न किसी नोडल अधिकारी को इस अवसर पर हर ग्राम पंचायत में भेजेंगे। किन गांवों ने किया है, किन गांवों ने किया है, ये सभी चीजें वहां तय हो जाएंगी। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी से गड्ढा बनाना, उसमें खाद वगैरह डालने की व्यवस्था करना, उसकी सुरक्षा, घेराबंदी करके सुरक्षा की व्यवस्था करना,
गांव के लोगों को उसके साथ जोड़ना, वृक्षारोपण की शुरुआत गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसी शहीद परिवार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के किसी सदस्य से, किसी आर्मी के रिटायर्ड कोई भी अधिकारी या कोई भी जवान जो रिटायर्ड होगा आर्मी से, उनके माध्यम से या गांव के किसी संभ्रांत नागरिक के माध्यम से इसकी शुरुआत करा करके मेरा गांव मेरी धरोहर के रूप में उसे विकसित किए जाने की कार्रवाई के साथ अगर आप जुड़ेंगे, बहुत सारी जो कृत्रिम कारण हैं जलवायु परिवर्तन के, उसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और इस दिशा में हम सबका जो सामूहिक प्रयास होगा वो हमें सफलता की जफर का हिंदुस्तान, यह देश रानी लक्ष्मीबाई झांसी का हिंदुस्तान है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों, किसी कीमत पर पाकिस्तान के इस षड्यंत्र को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कश्मीर के अंदर जो टारगेटेड किलिंग्स की एक साजिश रची जा रही है, इस साजिश को भी हम मिलकर सारे निस्ते नाबूद करेंगे। मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहनों, जम्मू के डोगरा समाज के वो कर्मचारी जो कश्मीर में काम करते हैं, जो देश भर से कश्मीर घाटी में काम करते हैं, या वहां के रहने वाले हमारे देशभक्त मुसलमान भाई बहनों, मैं आपको यकीन देता हूं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। 135 करोड़ हिंदुस्तान वासी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार, कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर की जनता आवाम के साथ खड़ी है। हम पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे, हम पाकिस्तान के हर मंसूबे को धराशायी करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो इस समय कश्मीर घाटी के अंदर ये जो टारगेटेड किलिंग्स का एक षड्यंत्र पाकिस्तान ने शुरू किया है, इसको भी हम विफल करेंगे। ये जो एक संग्राम कश्मीर घाटी में चल रहा है पिछले 32 वर्षों से, ये एक प्रकार का देवासुर संग्राम है। ये वो देवासुर संग्राम है, यहां देवीय शक्ति, देवताओं की और असुरों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था, और हमेशा देवताओं की जीत हुई, धर्म की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, इंसाफ की जीत हुई, और पापी शक्तियों का, राक्षसों का, दैत्यों का, असुरों का हमेशा संहार किया गया। कश्मीर के अंदर चल रहे इस देवासुर संग्राम का भी यही हश्र होगा।
साथ आपको नजर आएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। किसी आतंकवादी संगठन को, किसी पाकिस्तानी हमदर्द को यह गलतफहमी होगी। ये मोदी साहब की सरकार है, मोदी साहब की सरकार। अगर उड़ी के अंदर दुस्साहस किया तो खुश के पीओके के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और अगर आपने पुलवामा के अंदर इन पाकिस्तानियों ने षड्यंत्र किया तो इंडियन एयरफोर्स ने खुश के बालाकोट के अंदर इन पाकिस्तानियों को निस्ते नाबूद किया। हर पाकिस्तानी के षड्यंत्र को हम विफल करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कश्मीरी पंडित हो, कश्मीर के अंदर रहने वाले हिंदू और सिख हो, जम्मू के डोगरे सरकारी मुलाजिम हो, या देश भर से काम करने वाले वहां हमारे साथी सहयोगी भाई बहनें हो, या कश्मीर के देशभक्त मुसलमान हो, 135 करोड़ हिंदुस्तानी कश्मीरियों के लिए अपना लहू बहा सकते हैं, लेकिन कश्मीरियों पर कभी आंच नहीं आने देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस देश में मोदी साहब की सरकार है और मोदी साहब का डंका पूरी दुनिया में बजता है। आज मोदी साहब की जयजयकार पूरी दुनिया में है। कोई गलतफहमी में होगा, कोई आतंकवादी या कोई पाकिस्तानी हमदर्द कि वो टारगेटेड किलिंग्स करके कश्मीर घाटी को अल्पसंख्यक वहां हिंदू, सिखों, ईसाइयों या वहां गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोग या देशभक्त लोगों को वहां से निकाल देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, कश्मीर हमारी मातृभूमि है, हमारी मां है कश्मीर की भूमि, और हम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे देंगे, खून का कतरा कतरा बहा देंगे, लेकिन दुश्मन को अपनी सरजमी पर तांडव नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस जोशीली शाम जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खेलो इंडिया के शुभारंभ के अवसर पर आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमें आशीर्वाद देने के लिए और विधिवत आज के इस खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी पधारे हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस खेल के आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और साथ ही उनकी टीम, अधिकारीगण, साई के अधिकारीगण, खेल विभाग के अधिकारीगण, हरियाणा का हमारा खेल विभाग मंत्री संदीप सिंह जी और हरियाणा का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इन्होंने भी जिस मुस्तैदी से इस कार्यक्रम की तैयारी की और ये जो कार्यक्रम का आयोजन अभी हुआ, मैं इनको सबको भी बधाई देता हूं। आज हमारे बीच में हमारे खेल के विभाग के युवा मामले के राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक जी भी उपस्थित हैं। हमारे विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता उपस्थित हैं। हमारे खेलों के विभाग जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं वो सब उपस्थित हैं। हमारे श्री विनोद तावड़े जी, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी सब उपस्थित हैं। मंच पर विराजमान सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित युवा खिलाड़ियों, आप पूरे देश भर से यहां पधारे हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए जो कलाकार बंधु हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया, हमारे मीडिया के बंधु हैं, वो भी न केवल यहाँ पर बल्कि देश और दुनिया के लोगों को आज के इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश के सब ऐसे खेल प्रेमियों को, सभी सज्जनों को
उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इसका हमको मेजबानी का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज की ये सायकल कितनी एक उत्साहवर्धक जो हमारे कार्यक्रम विचारों से ओतप्रोत, देशभक्ति की ओतप्रोत इन कार्यक्रम का आयोजन हम जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमको इस कार्यक्रम करने के लिए और आज अवसर पैदा किया है। हमारे इस खेलो इंडिया में 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी हैं, उनके साथ उनके टेक्निकल स्टाफ है, कोच है, ऐसे सब लोग जो आए हैं और अकेले ही नहीं आए हैं। मैं समझता हूं देश भर के सभी प्रांतों के वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के विचारों को साथ लेकर के आए हैं। और ये वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, के देश के सब प्रांत आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ समझ बनाए, एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता और एक दूसरे को जाने, जिससे देश मजबूत हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो। उस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम जो है बहुत सहयोगी होने वाला है। हरियाणा एक ऐसी धरती है जिसको खेलों के बारे में न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सब जानते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के बाद जिन भी खेलों में भेजते हैं, वो वहां देश का सम्मान बढ़ाते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं। मित्रों, हरियाणा की धरती, ये इस धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर खेल है, हरियाणा के खून में खेल है। तो हरियाणा का खिलाड़ी बचपन से ही ये दूध का खाना ऐसा शारीरिक बल बना करके अपनी बुद्धि से, चुस्ती से, मन के एकाग्रता से जिस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ रहा है, मैं इन हरियाणा के खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं। इन खिलाड़ियों के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, इनकी डाइट की होगी, इनके लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी, उन सबको हम पूरा करेंगे। अभी जैसे पंचकुला, ये हमारा इंटरनेशनल स्तर का एक जो स्टेडियम बना है, खेल का जो परिसर बना है, इसी प्रकार के परिसर हम धीरे धीरे, चाहे वो गुरुग्राम है, चाहे रोहतक है, हिसार है, करनाल है, शाहबाद में भी कुछ खेल खेले जाएंगे। अपने जो खेलो इंडिया के कार्यक्रम अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़, हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहां पर, दिल्ली में भी कुछ खेल होंगे। ऐसे अब सब स्थानों पर हम जाकर खेल खेलेंगे। प्रतिस्पर्धा खेलों में होती है और इस प्रतिस्पर्धा में हर खिलाड़ी की इच्छा रहती है मैं विजयी होकर के कोई ना कोई पदक लेकर के आऊं। वैसे तो हरियाणा इस समय तक सब प्रदेशों में आगे है, चाहे हमारे पिछले तीनों खेलो इंडिया के कार्यक्रम रहे हों। पहले खेलो इंडिया में हरियाणा का स्थान प्रथम आया था, दूसरे और तीसरे खेलो इंडिया के कार्यक्रम में, और हम द्वितीय आए थे। अब मैं इस समय हरियाणा के नाते चाहूंगा जरूर कि हरियाणा के सब खिलाड़ी मिल करके प्रथम स्थान पाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी देश के और प्रांतों के खिलाड़ियों के बारे में मेरा विचार कोई ऐसा है। मैं तो चाहूंगा इस कंपटीशन में कोई भी प्रदेश प्रथम आने के लिए आगे बढ़े। आखिर तो देश एक है हमारा, देश का कोई प्रांत आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इस विचार को हम लेकर के चलेंगे। हरियाणा की धरती, मित्रों, हम लक्ष्य रखते हैं कि हमें जय मिले, हमें विजय मिले, और इसका कारण है, उसका कारण है कि हम कृषि प्रदेश होने के नाते हमारा जो कृषक है, किसान है, वो एक धाकड़ है, धाकड़ वृत्ति का वो एक स्थान रखता है। इसी प्रकार हमारा सैनिक है, वो भी एक धाकड़ वृत्ति का और एक हमारा सैनिक देश की रक्षा करता है। हमारा खिलाड़ी, हमारा पहलवान, ये भी धाकड़ है। और जब हरियाणा का हर नागरिक धाकड़ की तरह अपना कार्य आगे करेगा और देश प्रदेश को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हम अपना जो लक्ष्य है, जय भी मिलेगी, विजय भी मिलेगी, क्योंकि हम सब धाकड़ हैं। इस नाते से इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हरियाणा, हम जानते हैं, ये गीता की धरती है। भगवान कृष्ण ने रण क्षेत्र में और गीता का जो उपदेश दिया था, वो एक रण क्षेत्र, उसमें हमको गीता का ज्ञान मिला था। और ये खेलो इंडिया, ये भी चाहे कोई भी खेल हो, ये भी हमारा एक रण क्षेत्र होता है। और इस रण क्षेत्र में हमारा जब खिलाड़ी उतरता है तो वो भी अपने कौशल के माध्यम से
देश का सम्मान बढ़ाता है। तो एक तरफ हमको गीता ज्ञान मिलता है, एक तरफ हमको देश का सम्मान मिलता है। तो हरियाणा जो है अपने इस भूमिका को निभाने में देश भर में बहुत अग्रणी काम कर रहा है। हम बहुत क्षेत्रों में देश के अंदर अपने अग्रणी स्थान बनाए हुए हैं। इसलिए हम इस प्रदेश की जो भी संस्कृति हमारी है, हम चाहेंगे कि जो बाहर से हमारे खिलाड़ी यहाँ आए हैं उनके आवभगत में कोई कमी न रह जाए। सब प्रकार की व्यवस्था हमने की है। उनके ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था है, उनके लिए यातायात की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, उनके एक प्रकार से भोजन की व्यवस्था और हर प्रकार से उनको 10 दिन में कोई तकलीफ ना हो ऐसा हम प्रबंध अपना किए हैं। फिर भी मेरा एक निवेदन है कि इन 10 दिनों में हो सकता है कोई आपको कमी ध्यान में आई और कोई भूल चूक हो जाए तो उसको यहीं छोड़ करके आप जाना। आप मीठी यादें अपने साथ लेकर के जाना और अपने प्रदेशों में हरियाणा की बात जा करके बताना। और आपके प्रदेशों की जो बात है वो हरियाणा के खिलाड़ी हमारा काम, हरियाणा के हमारे साथी जो इस व्यवस्था में लगे हैं वो भी अच्छी बातें आपसे जरूर लेंगे। तो मैं पुनः देश के सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी ओर से, हमारी हरियाणा सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके लिए शुभकामना करता हूं।